हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट करा था क्लास 10 आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड करा हुआ है। सेकंड पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस and show regular gradation as we move across a period from left to right or down the group from top to bottom are called periodic properties। तो periodic properties वो properties हैं जो कि डिपेंड करती हैं एलिमेंट्स की और उनके एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये ग्रेजुअली या तो इंक्रीज़ करेंगी या डिक्रीज़ करेंगी या सेम ही रहेंगी एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप, अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप। तो ये प्रॉपर्टीज़ कॉन्टीन्यूसली या तो इंक्रीज़ करती हैं या डिक्रीज़ करती हैं और ऐसे है। एंड द इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हम स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक साइज या उसको एटॉमिक रेडियस भी बोल देते हैं, मेटेलिक करैक्टर, नॉन मेटेलिक करैक्टर वो कैसे इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज किसी भी एटम का एटॉमिक साइज क्या है? बेसिकली इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। एटॉमिक साइज, कोई एटम है, ये मैंने उसका न्यूक्लियस बना लिया और ये उसके शेल्स हैं और सपोज करो कि ये आउटरमोस्ट शेल है। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये उसका सेंटर है और ये आउटरमोस्ट शेल है, तो ये वाला जो डिस्टेंस बना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज लाइक दिस, ये न्यूक्लियस है और इसके सेंटर से outermost shell का distance is called atomic radius, can also be defined as half the internuclear distance between the combined atoms in a molecule। और अगर एक molecule है उसमें दो atoms combine करे हैं, जैसे हम ऑक्सीजन molecule की ही बात कर रहे हैं O2, तो ये कैसे बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 atoms ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीजन एटम हो गया और ये दूसरा, और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, 2 ऑक्सीजन एटम्स और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस केस में क्या होगा? ये है न्यूक्लियस इसका, ये है इसका, और इनके बीच का जो डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। और इसके यूनिट्स जो हैं, बिकॉज एटम बहुत ही छोटा है तो छोटे यूनिट्स लेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10⁻⁻10 मीटर्स। यानी अगर 1 मीटर है तो उसके नीचे कितने ज़ीरो लगा देंगे? 10 ज़ीरो। 4 5 6 7 8 9 10, तो इतना पार्ट जो है वो बन जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। सो इट्स अ वेरी स्मॉल। और या इसको पिकोमीटर में हम रिप्रेजेंट करेंगे। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। और जो एटॉमिक साइज़ है किसी भी एटम का, जो साइज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं और उसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है। न्यूक्लियर चार्ज इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने ज़्यादा होंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। सो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज रहता है इट इज़ पॉजिटिव चार्ज, और ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ शेल्स, एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, बिकॉज नाउ जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, ये न्यूक्लियस का सेंटर बन गया, इसमें एक ही शेल है तो इसका साइज ये रहा, ये हुआ
न्यूक्लियस का सेंटर, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, तो इसका साइज इंक्रीज कर गया विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in that atom. Increase in nuclear charge decreases the size of atom. Why? Because जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, अगर इसमें प्रोटॉन्स 4 प्रोटॉन्स हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ से ये जो शेल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ये इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आते हैं। इससे क्या होगा? साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। नाउ वी विल स्टडी ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाउन अ ग्रुप। So in a group, size of an atom increases as one proceeds from top to bottom. ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज जो है ये इंक्रीज करता है। जैसे इस ग्रुप की बात कर लें तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ सोडियम इज लार्जर देन लिथियम। पोटाशियम का सोडियम से ज़्यादा है, रुबिडियम का पोटाशियम से ज़्यादा है। तो नीचे आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज नीचे आने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो एटम का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही करेगा। ओके, सो ये हम पढ़ रहे थे ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज डाउन अ ग्रुप। तो ये है बेटा एलिमेंट्स इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। एटॉमिक नंबर इनके दिए गए हैं और एटॉमिक रेडियस। एज वी कैन सी यहाँ पे हाइड्रोजन में एक ही शेल है तो इसका साइज है 37 pm पिकोमीटर। इसके 2 शेल्स हैं, इसका साइज है 152 पिकोमीटर। इसके 3 शेल्स हैं, इसका उससे ज़्यादा 4। और इसके शेल्स जो हैं इंक्रीज कर रहे हैं, शेल्स आर इंक्रीजिंग, सो इज़ द साइज। और नेक्स्ट जो ये जो टेबल बना रखा है ये है ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड। पीरियोडिक टेबल में हम इधर से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज के ट्रेंड्स क्या रहेंगे वो है, जैसे लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2। तो इधर से इधर जाने पर फ्लोरीन तक पहले वी विल कॉन्सेंट्रेट अप टू फ्लोरीन। तो इसका है 152, ये ज़्यादा और ये थोड़ा कम हो गया, ये 152 इससे कम, 112 इससे कम। द साइज इज डिक्रीजिंग, अप टू ग्रुप 17 यानी हैलोजन्स तक ये साइज डिक्रीज करेगा। ये नोबल गैसेस हैं, इनके ट्रेंड्स अलग रहते हैं। इनका साइज इंक्रीज करेगा। इनका साइज इंक्रीज क्यों करेगा? बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इट इज़ फुली फिल्ड। रिपल्शंस की वजह से जो हमारे नोबल गैसेस हैं उनका एटॉमिक साइज जो है ग्रुप 17 वाले एटम्स या एलिमेंट्स से ज़्यादा रहता है। ये तो एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज। रीज़न इसका ये है कि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है,
2 shells, 2 shells, 2, 2, 2. But नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं. इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, इसके प्रोटॉन्स 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रोटॉन्स. ऑल्दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट जो डोमिनेंट फैक्टर रहेगा वो रहेगा इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज विच इज़ पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ पुल करेगा और जो एटम का साइज है वो डिक्रीज करता जाएगा. एज यू कैन सी द साइज इज डिक्रीजिंग. Exceptions are noble gases. They have larger size than group 17. और इसमें ये है, ये हमने पढ़ लिया अक्रॉस अ पीरियड. अक्रॉस अ पीरियड हमने डिस्कस कर लिया है. और नेक्स्ट है दैट इज, इसमें 2 नोट्स दे रखे हैं. एक तो ये है कि नोट केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम. केटायन कैसे बनता है बच्चों? केटायन बनता है जब हम किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो केटायन बनेगा. जैसे सोडियम की बात कर लो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं. 11 प्रोटॉन्स होते हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर, और इसके जो शेल्स हैं उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ठीक है, 11. इसको मैं थोड़ा डिटेल में बना कैटायन सोडियम की बात करेंगे. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो 11 प्रोटॉन्स बना लेते हैं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, ये सभी प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में रहेंगे. ठीक है, और जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. सेकंड शेल कंटेन्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन. तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से रिमूव कर लूँ, इसको मैंने निकाल दिया एटम में से, तो क्या होगा? अब प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, और इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? 10. तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्सेस में हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया. अभी ये न्यूट्रल एटम नहीं रहा. पहले जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे और वो कैंसिल कर रहे थे एक दूसरे के चार्ज को. अभी एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसको हम बोलेंगे केटायन. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे Na पॉजिटिव. मीन्स कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है ड्यू टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. इसको बोलते हैं केटायन. और एनायन क्या है? एनायन ऐसे है. क्लोरीन की बात करो तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम में और 17 ही प्रोटॉन्स होते हैं. तो न्यूट्रल एटम जो उसका है इट कैरीज नो चार्ज बिकॉज कैंसिल हो जाता है. पॉजिटिव चार्ज इज कैंसिल विद नेगेटिव चार्ज. बट अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें क्लोरीन को, क्योंकि इसके 2, 8, 7 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके जो ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया और ये थर्ड शेल हो गया. थर्ड शेल जो है इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? इट विल बिकम Cl1 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा एनायन. पहले जैसे 7 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए हैं बिकॉज नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 18 बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेंज नहीं कर सकते, वो 17 ही रहेगा. तो नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्सेस में, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, उसकी वजह से 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव. ये बन गया इसका एनायन. ओके, सो नेक्स्ट इज
इसमें जो बात कही है कि केटाइन स्मॉलर है, स्मॉलर इसलिए है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, और वो क्या करेगा, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ से अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और साइज विल डिक्रीज। इसमें एनआई में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये क्या होगा, इसका साइज इंक्रीज करेगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज टोटल वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और साइज विल इंक्रीज, साइज जो है एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। नेक्स्ट इज अ मेटेलिक करैक्टर। Elements which have a tendency to lose their valence electron, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, उनको हम मेटल्स बोलते हैं। तो मेटल्स हमारे वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनकी टेंडेंसी रहती है केटाइंस बनाने की, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, उनका ऑक्टेट, उनका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट रहेंगे। जैसे सोडियम इज अ मेटल, तो ये केटायन बना रहा है। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, अगर ये इसको रिमूव कर देता है तो इट गेट्स अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन टू 8 ऑक्टेट, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। The outermost shell, if contains 8 electrons, it gains extra stability, noble gas configurations. As we know, noble gases are highly stable. So ये है metallic character. So metallic character किसी भी element का जो है, it depends on atomic size of that atom of those elements and nuclear charge. 2 चीज़ों के ऊपर metallic character डिपेंड करेगा। और मेटेलिक करैक्टर क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट जितनी ईजिली कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो उतना ही अच्छा मेटल कहलाएगा, उतना ही अच्छा मेटल कहलाएगा। और ये मेटेलिक करैक्टर के नीचे इन्होंने ये टेबल बना रखा है जिसमें एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और ये मेटल है। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम दे आर मेटल्स। सिलिकॉन इज मेटलॉइड, मतलब इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये दीज आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, और मेटल्स की जो एबिलिटी है वो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। और नोबल गैसेस जो हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो उनकी इच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, ना ही लूज करने की, बिकॉज उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, और उनके कंप्लीट हैं, सो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, सो उनको हम नोबल गैस कहेंगे, नोबल गैसेस। सो दीज आर मेटल्स। ये 1 लूज कर देगा, 2 लूज कर देगा, 3 लूज कर देगा, ये मेटलॉइड हैं ग्रुप 14 वाले। ये अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो दे मेक आयनिक बॉन्ड्स, ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके आयनिक बॉन्ड्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये मेटल्स एनाइंस बनाएंगे, एनाइन, और ये वाले एटम्स एनाइंस बनाएंगे, और ये वाले एटम्स जो हैं ये कैटाइंस बनाएंगे। So greater the atomic size, farther is the outermost orbit, thus lesser is the nuclear pull exerted on it. As a result, electrons can be removed more easily from the valence shell, thus making the element more metallic. तो इसका मतलब ये है कि as we move down the group, ये है हमारा ग्रुप 1, तो जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज करता जाएगा, और ये जितना आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से दूर रहेगा उतना ही इजी रहेगा हमारे लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन
रिमूव करना। तो ये जितनी इजीली कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लेता है, कर देता है या, तो वो उतना ही अच्छा मेटल। मीन्स मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द। और न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द फोर्स exerted by nucleus on the electrons of outermost ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कहाँ से होते हैं? ओनली फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट। सो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनके ऊपर न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, तो उनको निकालना टफ रहेगा। सो मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा। और इसमें ये है ट्रेंड्स इन मेटेलिक, इसमें ये है कि एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस जैसे रिडक्शन क्या है? रिडक्शन जो है इट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? इट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूँ कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन क्या है? अगर क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17 है इसका, और क्लोरीन इसको हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर सकते हैं बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इट हैज़ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ओके, सो ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। रिडक्शन इज गेन, रिडक्शन इज गेन, और ऑक्सीडेशन इसका उल्टा हो गया, ऑक्सीडेशन इज लॉस। ओके, तो ये है अगर सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेप्ट कर लिया क्लोरीन ने, तो क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन। इसका रिडक्शन, क्लोरीन का रिडक्शन किसने करवाया? सोडियम ने। तो सोडियम क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका क्लोरीन ने गेन करा, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, तो इसका रिडक्शन क्लोरीन का किसने करवाया? सोडियम ने। तो सोडियम है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, किसका इलेक्ट्रॉन? सोडियम का। सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कोई दूसरा होना चाहिए एटम उसको गेन करने के लिए, अदरवाइज कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। इज इट क्लियर? ओके, तो इसमें यही बताया गया है रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, और दिस इज इम्पॉर्टेंट। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ट्रेंड्स इन मेटेलिक करैक्टर डाउन अ ग्रुप। ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, बट जो इंक्रीज एटॉमिक साइज है उसका इफेक्ट डोमिनेंट होता है, देयरफॉर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है और मेटेलिक नेचर भी इंक्रीज करती है as one moves down a group. So this is important
एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ ए ग्रुप आर मोस्ट मेटेलिक। बॉटम के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे दे आर मोस्ट मेटेलिक। ग्रुप 1 में लिथियम जो है लीस्ट मेटेलिक होगा, और सबसे नीचे फ्रेंसियम है, बट दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। सो पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, इट मीन्स जो नीचे वाला सीजियम इज़ मोस्ट मेटेलिक इन ग्रुप 1, और ग्रुप 2 में बेरियम इज़ मोस्ट मेटेलिक बिकॉज ये है बेरियम में इज़ मोस्ट मेटेलिक, और ग्रुप 1 के अंदर लिथियम लीस्ट मेटेलिक, सीजियम मोस्ट मेटेलिक। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी करेंगे अक्रॉस अ पीरियड क्या ट्रेंड्स हैं मेटेलिक करैक्टर के। तो जब हम पीरियड अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये देख लेते हैं इसके क्या ट्रेंड्स हैं। तो जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे इन अ पीरियड तो क्या होता है, एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना ही उसका निकलना मुश्किल है। वाई? बिकॉज इट इज़ फीलिंग मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पीरियड में हम जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। इट मीन्स इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, तो उसको निकालना टफ है। तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज करेगा अक्रॉस अ पीरियड, मेटेलिक करैक्टर डिक्रीजेस। As we can see, these are metals, but these are non-metals. Next is non-metallic character. Elements which have a tendency to gain electrons, और electrons gain क्यों करते हैं elements? In order to attain octet in their outermost orbit. तो नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो अपने आउटरमोस्ट जो उनका शेल रहता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो इनको पहचानने का तरीका क्या है कि नॉन मेटल्स के आउटरमोस्ट जो ऑर्बिट्स या शेल्स होते हैं उनमें या 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा, जिसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 गेन करके 8 कंप्लीट कर लेगा, और 7 वाले को तो एक ही चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए आउटरमोस्ट शेल में। जैसे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2 8 8। 7 से क्या हो गया 8, और नाउ दिस इज हैप्पी, खुश है कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए इसके आउटमोस्ट में। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो बन गया 8, इट्स हैप्पी। इट हैज़ बिकॉज बोथ दीज एलिमेंट्स आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो दीज आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटेलिक करैक्टर भी एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। और रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स एटम ने गेन करने हैं अपने ऑर्बिट के अंदर, तो जितना उसका साइज स्मॉलर रहेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो उतनी अच्छी से खींच पाएगा अपनी तरफ, उसके ऊपर न्यूक्लियर पुल ज़्यादा रहेगा, सो इसका मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा। स्मॉलर द एटॉमिक साइज मोर इज द नॉन मेटेलिक करैक्टर। और न्यूक्लियर चार्ज भी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल ज़्यादा होएगा, उसको खींच लेगा अच्छे से अपने ऑर्बिट के अंदर, और उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। सो एटॉमिक साइज कम होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए किसी भी एटम को नॉन मेटल की तरह अच्छे से बिहेव करने के लिए। इसमें ट्रेंड्स क्या हैं? डाउन द ग्रुप, जब हम टॉप से बॉटम तक आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है।
इंक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने आके रहना है, तो जितना उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है उतनी ही उसके ऊपर न्यूक्लियर पुल कम रहती है, और न्यूक्लियर पुल कम रहने से वो इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से खींच नहीं पाता, एटम अपनी ऑर्बिट में अच्छे से ले नहीं पाता। तो इसकी वजह से क्या होता है, नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कार्बन नॉन मेटल है, ये ग्रुप 14 में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, सिलिकॉन मेटलॉयड, जर्मेनियम मेटलॉयड है, टिन और लेड जो है वो मेटल्स हैं। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। और उसके बाद अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और न्यूक्लियर पुल इंक्रीज कर रही है। इसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो अच्छा न्यूक्लियर पुल महसूस करेगा, और इसलिए जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो इंक्रीज करेगा। नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सो ये मेटल्स 3, ये मेटलॉयड और ये नॉन मेटेलिक करैक्टर। इसके बाद जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी की बात करी गई है, और ये कहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, और उनका मिशन क्या है, टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कोई भी एटम जो है, 2 एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनका रिएक्ट करने का एम क्या है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उनको, 8, यही है उनका सारा मिशन। सो जितनी ज़्यादा टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की, उतना ही वो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, ये ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। पहले अक्रॉस अ पीरियड, तो जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस अ पीरियड, जैसे हम इसकी बात कर लें अक्रॉस पीरियड, लुक एट दिस टेबल 1.2। तो इट सेज कि केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, देखो इसने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, दैट इज़ इजी टास्क। इसने 2 करने हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। इसने 3 करने हैं, थोड़ा सा और मुश्किल है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव, ये इससे कम, ये इससे कम। अच्छा, इसके बाद ग्रेजुअली केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करती है और फिर इंक्रीज करती है। क्यों, देखो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, दैट्स अ टफ। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने मुश्किल काम है। इसको सिर्फ 2 चाहिए, इसको सिर्फ 1 चाहिए, तो इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा है। और क्लोरीन की रिएक्टिविटी सल्फर से ज़्यादा है क्योंकि इसको सिर्फ 1 ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, एंड 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना कंपैरेटिवली इजी है 2 या 3 गेन करने से। और ये हमने क्लियर हो गया हमको। और डाउन द ग्रुप क्या है, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, और सिंस केमिकल रिएक्टिविटी इन मेटल्स डिपेंड अपॉन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दस रिएक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द group. So most reactive metal is at bottom of group 1. और केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एज इट डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स में ग्रुप 17 की बात कर लें तो ग्रुप 17 में हमारा आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनकी बात करें तो नीचे आने पर साइज जो है वो इंक्रीजेस। सो
साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस, ये अगर न्यूक्लियस है इससे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने तो आउटरमोस्ट शेल में ही आना है। सो इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। जैसे जैसे आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज करता है, वैसे वैसे एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करती है। और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी किस वजह से है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की ही वजह से। और जितनी वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे उतने ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और जितना वो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतनी ही वो कम रिएक्टिव होंगे। तो डाउन द ग्रुप इनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, वो डिक्रीज करेगी। मेटल्स के केस में इंक्रीज कर रही थी डाउन द ग्रुप। और ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स जो है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स का वो इंक्रीज करता है गोइंग डाउन द ग्रुप। ये इनका ट्रेंड्स और ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का डिक्रीज करेगा ग्रुप में नीचे आते वक्त, और नॉन मेटल्स का इंक्रीज करेगा। Across the period, melting point and boiling point usually increase up to group 14, then decrease. और density जो है across the period increase करती है gradually, और down a group density increases gradually. So these are some points to be to remember or to be memorized. Okay, student, next are in-text question. We will do these after we finish this chapter. So that's it for now.